हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत राज। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 बॉटनी का एक चैप्टर है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर का एक टॉपिक समझने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है, एक स्ट्रक्चर है किसका, तो प्रोकैरियोटिक सेल में मोस्टली पाया जाता है, वो है सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप जो होता है ये मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में, और उसमें भी मोस्टली बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब होता क्या है, तुम सबके बारे में देखते हैं। तो देखो, मोस्ट ऑफ सेल जो हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होती है। देन सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल होता है। यही तो स्ट्रक्चर होता है। बट प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर पाया जाता है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में और मोस्टली बैक्टीरिया में क्या होता है, तीन लेयर पाया जाता है। पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल एंड देन ग्लाइकोकैलिक्स होता है। तो it mostly found in prokaryotes and especially in bacteria। ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और मोस्टली किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया। देन उसके बाद क्या आता है, सेकेंड होता है कि कॉम्प्लेक्स लेयर होती है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लेयर होती है। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स लेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें तीन लेयर आ रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स लेयर हो रहा है। एक रहता, दो रहता तो नॉर्मल होती, बट तीन लेयर आ रहे हैं यहाँ पर भी, क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स लेयर आ रहा है। ऑब्वियसली जो तीन लेयर आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, ताकि और ज्यादा प्रोटेक्शन मिल सके किसी भी सेल को। ठीक है, तो इसलिए तीन लेयर आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर। इट इज, कह सकते हैं टाइट लेयर, तीन टाइट लेयर से बनी हुई जाती है लेयर। ठीक है, वो तीन लेयर कौन कौन से होते हैं, तो वो तीन लेयर जो होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड होता है सेल वॉल, देन थर्ड होता है सेल मेम्ब्रेन। पहले क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स में पहले सेल वॉल होता है, सॉरी, तीन जो लेयर होते हैं उसमें पहले सेल वॉल होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन होती है। अब क्या होता है कि आउटर साइड, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं ये सबसे आउटर में पाया जाता है, एंड ये सेल वॉल मिडिल में, एंड देन ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये इनर साइड पाया जाता है। इसका आधा डायग्राम बनाती है, उससे हम लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे देखो, कोई भी सेल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या आते हैं, उसमें तीन लेयर आते हैं। एक होगा सेल मेम्ब्रेन, देन इसके बाद सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा पतला रहता है, ये पतला तो रहता नहीं है बट हम लोग दिखाने के लिए, ये सेल वॉल, एंड देन अगर तीन लेयर आ जाए, ये थोड़ा सा मोटा हो गया, तो सबसे अंदर वाला क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। बीच में हो गया ये बीच वाला, 1 2 करते हैं, 1, ये हो गया 2, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और ये थर्ड क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये तीन लेयर होते हैं। अब देखा जाए इस तीनों का कॉमन फंक्शन, तो वो क्या होगा, वो एक ही काम होगा, वो क्या होगा, प्रोटेक्शन। अब देखो, जैसे हमारा अगर घर का एग्जांपल, अब कोई ऐसा आदमी है जो कच्चा हाउस बनाया है, बहुत ही कच्चा हाउस है। कच्चा हाउस कहने का मतलब कि जिसका सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ऑब्वियसली उसका क्या होगा कि कोई भी जानवर आएगा तो घर के तोड़ के चला जाएगा। कभी अगर स्टॉर्म आ जाएगा, थंडर स्टॉर्म होगा, फिर अगर कभी अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो उसका घर टूट सकता है। वैसे अर्थक्वेक में तो किसी का भी घर टूट सकता है, बट मोस्टली कहा जाए कि ज्यादा तेज का हवा चलेगा तो घर टूट सकता है उसका।
बट थोड़ा जिसका बट एक ऐसा घर जो थोड़ा सा अच्छा है, मतलब कि वो कच्चा है उससे थोड़ा सा अच्छा है, तो वो थोड़ा ज्यादा झेलेगा। बट अगर अच्छा से घर बनाया जाए, सीमेंटिंग करके अच्छे से अच्छा से दीवार मोटा मोटा दीवार देकर के बनाया जाए, तो उसमें क्या होता है पिलर मोटा सा देकर बनाया जाए, तो उसमें क्या होगा कि कितनी भी तेज हवा चलेगी उसको कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। तो देखो कच्चा हाउस में क्या हो सकता है कि कोई भी आएगा तोड़ कर चला जाएगा, थोड़ा सा अगर उससे अच्छा है तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रह ही जाती है। बट अगर अच्छे से आप घर बनाओगे तो उसमें कम प्रॉब्लम होती है। ठीक वैसे ही होता है। ये कच्चा हाउस कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली लेयर रहती है। तो इसको क्या होता है कि अगर सेल मेम्ब्रेन किसी सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा ना, उसमें ये प्रॉब्लम होगा कि कोई दूसरा बैक्टीरिया या कोई भी एंटीबायोटिक्स आएगा तो उस पर आसानी से अटैक कर सकता है। और खास तौर पर उस सेल में जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब अकेला सेल ही सारा काम अपना सारा फंक्शन को खुद करता है, उसमें थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर अगर सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा तो उससे कम प्रॉब्लम होगी। एंड अगर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट रहेगा तो देखो इन सबका अलग अलग फंक्शन होता है, बट कॉमन फंक्शन क्या होता है? कॉमन फंक्शन इन सबका प्रोटेक्शन होता है। अगर अगर अलग अलग फंक्शन देखा जाए तो सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्लाइको प्लस कैलिक्स। तो ग्लाइको मतलब क्या होता है? शुगर होता है, शुगर। और कैलिक्स मतलब होता है कोट। तो देखो ये क्या होता है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो शुगर का एक कोट रहता है, मतलब शुगर का कोटेड लेयर होता है। अब ये किस चीज में हेल्प करता है? तो ये इम्यूनिटी, जो भी होस्ट का जो इम्यून सिस्टम होता है उससे इसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसे उसको हम लोग अलग स्लाइड पर देख लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या क्या देखें? सबसे पहले देखें कि सेल एनवेलप क्या होता है। तो वो सेल एनवेलप जो होता है वो प्रोकार्योटिक सेल में पाया जाता है, मोस्टली इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सेल में ज्यादा प्रोकार्योटिक सेल पाया जाता है। फिर क्या होता है? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेयर होती है क्योंकि 3 लेयर से मिलकर बनी हुई रहती है। एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स जो कि आउटर साइड में रहती है, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, देन उसके बाद सेल वॉल, देन उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। मतलब जैसे अगर कोई आपके घर में एंटर करना चाहेगा और अगर आपका घर जो है मतलब कि उसमें 3 गेट है, सबसे पहले मेन गेट, देन उसके बाद अंदर आओगे एक और गेट, और आप किसी रूम में बैठे हो तो रूम का गेट। तो 3 गेट हो गया। तो सबसे पहले बाउंड्री के अंदर में आएगा तो वो किसके अंदर में आएगा? ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर में आएगा। फिर अगर वो आपके घर के मेन गेट के अगर उस मेन गेट के बाद भी गेट आता है जहाँ पर बेल लगी हुई रहती है, वहां पर आएगा तो सेकेंड गेट हुआ, तो सेल वॉल हो जाएगा। उसके बाद आप जिस रूम में बैठे हो उसमें भी तो गेट लगी हुई रहती है, उस रूम का गेट खोलेगा तो वो क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद सेल वॉल, और उसके बाद सबसे बाहर क्या हो जाएगा? मेन गेट हो जाता है। ठीक वैसे ही होता है। अब देखो कॉमन फंक्शन तो यही होता है ना, हमारे घर में ज्यादा गेट रहने का क्या मतलब होता है? वही कि हम प्रोटेक्ट कर दिए। अगर हमारे घर में कोई चोर वगैरह कोई आ जाए तो हम अपने घर को बंद कर लेंगे, एक गेट में के अंदर आ जाएगा, दूसरा गेट के थ्रू बच जाएंगे, दूसरे गेट के अंदर आ जाएगा, तीसरा गेट रहेगा हमारे पास। तो ये 3 गेट रहने का इसका यही एक जो एडवांटेज होता है। वैसे एडवांटेज तो बहुत सारे होते हैं घर के, बट अगर कहा जाए तो हम लोग ज्यादा प्रोटेक्ट रह सकते हैं। वैसे यहाँ पर होता है कि ज्यादा लेयर रहेगा तो उसका क्या होगा? ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। आउटर साइड का जो रहता है सबसे बाहर का रहता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। वो क्या रहता है? शुगर के कोट से बना हुआ रहता है, एंड वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाता है। देन होता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है कि ये 3 एस आते हैं यहाँ पर, ये ट्रिक होता है। एक, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सेफ देता है, एंड सपोर्ट करता है। देन उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है कि सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है कि सबसे इनर लेयर होती है। बट इसके बाद भी सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि आउटसाइड इन्वायरमेंट से अटैच होता है। अब आउटसाइड इन्वायरमेंट से कैसे अटैच रहता है? क्योंकि देखो कि ये जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल, इससे कुछ भी अंदर आ सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी चीज नहीं जो कि अंदर आ सकता है, कोई भी अंदर आ सकता है। बट जो सेल मेम्ब्रेन रहता है, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। मतलब सेल के अंदर किसी को जाना है तो किसको फेस करेगा? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को फेस करेगा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है कि वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से अटैच होता है। देन उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो पहले सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, आउटसाइड इन्वायरमेंट से अटैच होती है। एंड जो मेन लेयर होता है वो क्या होता है कि अगर किसी चीज को एग्जिट करना है तो उसको भी सबसे पहले किससे जाना होगा? सेल मेम्ब्रेन से जाना होगा। अगर कोई भी चीज अगर अनवांटेड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल जो कि सेल के अंदर में, और अगर वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया तो इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि वो सेल से बाहर निकल गया। चाहे वो सेल वॉल से बाहर निकले या ग्लाइकोकैलिक्स से बाहर निकले या ना निकले, लेकिन उसको ये कहा दिया जाता है कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दिया, मतलब क्या हुआ कि तुम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन उसको क्रॉस कर गए, अब तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ये था सेल एनवेलप के बारे में। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे कि ये जो तीनों लेयर होता है उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स तो वर्ड का मैं अभी जस्ट मीनिंग बताई थी, दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ग्लाइको प्लस कैलिक्स। ग्लाइको मतलब होता है शुगर, वही शुगर जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। और कैलिक्स मतलब होता है कोट। बट डिफरेंस इतना रहता है कि वो जो हम लोग का जो रहता है वो कहाँ पर बना रहता है, फैक्ट्री में, बट ये सेल के अंदर ही बनता है, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ऑब्वियसली इसका मेन जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्ट करता है सेल को, या प्रोकैरियोटिक सेल को जनरली, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी बैक्टीरिया को, किससे, तो होस्ट के इम्यून सिस्टम। ऑब्वियसली बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर हमारी इम्यून सिस्टम रहेगी, वो उस पर अटैक करे, तो वो खुद को बचाने के लिए क्या करता है, तो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर कर लेता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट के इम्यून सिस्टम से इसको बचा कर रखता है। जैसे कि हमारे अंदर कोई जाएगा तो सबसे पहले हम लोगों का कौन इम्यून सिस्टम है, डब्ल्यूबीसी अटैक करेगा। डब्ल्यूबीसी जैसे देखो कोई अगर हमारे बॉडी में होता कैसे है, तो जैसे हमारे बॉडी में कहीं पर भी ये एक बैक्टीरिया जाकर के बैठ गया न्यूक्लियस है इसका, तो क्या करेगा, सबसे पहले डब्ल्यूबीसी आएगा और डब्ल्यूबीसी को चारों तरफ से घेर लेता है, और फिर उसके उसके अंदर इसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो ऐसे हमारे इम्यून सिस्टम काम करते हैं। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स रहता है, तो ऑब्वियसली मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, यहाँ पर इसका ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर भी प्रेजेंट होगा। अब वो चाहेगा कि खुद को बचा लें, बट हमारा डब्ल्यूबीसी को मार देगा। देन सेकंड क्या आता है, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद अंदर आता है, ये तो होता है सबसे आउटर, मेन गेट क्रॉस कर लिया, अब उसको डोरबेल जहां पर लगा रहता है उस गेट को क्रॉस करना हो। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आता है सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में तो हम लोग जानते हैं कैसा होता है, रिजिड होता है, इसको भी लिख देते हैं कि ये रिजिड होता है, या ये भी तो एक इसका एडवांटेज भी होगा कि ये क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। फिर क्या देता है, सपोर्ट देता है, सपोर्ट, गिव अ फिक्स शेप, गिव अ, अलग से लिखते हैं, गिव अ फिक्स शेप, फिक्स शेप, सपोर्ट करता है, शेप देता है, एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ताकत देता है कि नहीं तुम इस डब्ल्यूबीसी को कहाँ दे, डब्ल्यूबीसी अब ये कहेगा कि ये जो सलोवर रहता है उसको स्ट्रेंथ देता है, तुम इसको किल कर सकता है, डब्ल्यूबीसी को तुम खत्म कर सकता है, बट नहीं। फिर क्या करता है, इसको फिक्स शेप देता है, मैंने तो इसको अमीबा बना दिया, बट यहाँ पर क्या होता है, इसका एक गोल बना देते हैं, इसका फिक्स शेप होता है, ठीक है। तो शेप देता है, सपोर्ट करता है, एंड इसको स्ट्रेंथ देती है। इससे भी इम्पोर्टेंट काम होता है एक सेल वॉल का, वो क्या होता है कि सेल को प्रोटेक्ट करना, सेल को बचाना, किसी ब्रस्ट होने से या कोलैप्स होने से। अब क्या से देखो, सेल जो है हो सकता है कि उसकी बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रही है, तो ऑब्वियसली उसको एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, मतलब कहाँ पर वो स्टोर होगा, वैक्यूल में होगा। अब देखो हम लोग ये तो जानते हैं कि प्लांट सेल में या ये बैक्टीरिया वगैरह सब में क्या होता है कि वैक्यूल बहुत बड़ा हो सकता है, वैक्यूल मतलब कि वो सेल का 90% स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। ऑब्वियसली कुछ ऐसा टाइम होगा जब 100% कर लेगा, कुछ ऐसा टाइम आएगा जब ब्रस्ट ही कर जाएगा सेल। तो ब्रस्ट करने से बचाता कौन है, ब्रस्ट करने से ये सेल वॉल ही बचाता है, मतलब कि तुम एक अमाउंट करके किसी चीज को रख सकते हो, उससे बाहर रहेगा तो तुमको सिक्रेट करना पड़ेगा, उससे बचाता है। कोलैप्स होने से बचाता है। अब देखो कि अब क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा सपोज करो गर्मी आ रही है और सेल के अंदर पानी की कमी हो गई, तो धीरे 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 सूखने लग जाएगा, उससे भी कौन प्रोटेक्ट करता है, सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, पहले तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, देन इसके बाद क्या करता है, इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ज्यादा ज्यादा सब कुछ एक्सप्लोर करने लग जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो फिर वो क्या हो सकता है कि फट भी सकती है, या वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सूखने ही लग जाएगा। उन सब से कौन बचाता है, सेल वॉल बचाता है। ये आउटर हुआ, ये होता है मिडिल,
देन थर्ड होती है इनर, जो कि कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन। ये इनर 8 क्लास का भी बच्चा ये जानता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब ये हुआ कि वो कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को ही अलाउ करेगी कि तुम इसके अंदर जाओ। जैसे हमारे स्कूल में बॉडीगार्ड रहते हैं, मतलब कि वो गेट पर अंकल रहते हैं ना, वो खड़े रहते हैं। वो क्यों खड़े रहते हैं, ताकि बाहर का कोई आदमी, कोई बदमाश वगैरह हमारे स्कूल में ना आ जाए। तो क्या होते हैं कि वो सपोज करो कि वो हमारे सेल का, हमारे स्कूल का सेल मेम्ब्रेन है, वहां से कोई भी चीज अंदर आएगा और बाहर जाएगा, बट वो कैसा होगा, सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि उसको, वो जो गार्ड अंकल रहेंगे वो उसको सेलेक्ट करके ही भेजेंगे। ऑब्वियसली कोई गुंडा आ जाएगा उसको भी स्कूल के अंदर आने नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर बॉडी गार्ड खड़े हैं। एक सेल का बॉडी गार्ड कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन उसी को अंदर आने देगा जो उसके लिए यूजफुल रहेगा, अदरवाइज उसको अंदर नहीं आने देगा। अब देखो ग्लाइकोकैलिक्स का ये जो इसका, तो ये तो रहता ही कि वो इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करता है, बट अगर कोई लार्जर मॉलिक्यूल रहता है ना, तो उसको ग्लाइकोकैलिक्स भी रोक सकता है। लार्जर मॉलिक्यूल कहने का मतलब, जैसे देखो ये सेल है, ये सेल इतना बड़ा है, और कोई इसी के साइज का इतना बड़ा सब्सटेंसेस आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इसको अलाउ तो नहीं करेगा। बोलेगा मेरा सेल इतना बड़ा है, कितना वो ब्रस्ट कर जाएगा भाई। तो क्या करेगा कि यहाँ पर जो इसका ग्लाइकोकैलिक्स का जो लेयर रहेगा, ये इसको अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर कोई बहुत ही बड़ी बड़ी सब्सटेंसेस है, तो उसको भी ग्लाइकोकैलिक्स वो रोक सकता है। और वैसे अगर वो नहीं रोकेगा तो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ही रोकने के लिए। तो सबसे पहला फंक्शन हो जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल। देन इसके बाद क्या करता है कि ये मैं अभी कुछ देर पहले भी बताई थी कि आउटसाइड इन्वायरमेंट से अटैच रहती है। आउटसाइड इन्वायरमेंट से अटैच रहने का मतलब क्या होता है कि वैसे अगर लार्जर मॉलिक्यूल थे तो उसी को बस ग्लाइकोकैलिक्स रोक पाया था, अदरवाइज वो तो सेल के अंदर आ जाएगा। तो ग्लाइकोकैलिक्स की चीजें को अलाउ कर सकती है, ग्लाइकोकैलिक्स के थ्रू कोई भी कुछ भी अंदर आ सकता है। देन उसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल का तो काम जो है ना वो फिक्स है। देखो इसको ट्रिक याद करने का ट्रिक भी है, और इसको याद करने का ट्रिक क्या है, ट्रिपल एस, एस एस एस। एक का मतलब सेफ, एक का मतलब सेफ सपोर्ट, एंड एक का मतलब होता है स्ट्रेंथ। अब जरूरी नहीं है कि पहले वाला एस का मतलब सेफ ही होगा। एक सेफ का मतलब होता है सेफ, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। मतलब ये 3 एस का मतलब सेफ देता है, सेल वॉल सेफ देता है, सपोर्ट करता है, एंड स्ट्रेंथ देती है। ये 3 फंक्शन हो जाते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता रही थी कि सेलेक्टिवली परमिएबल होता है और इट अटैच विथ आउटसाइड एनवायरमेंट। ये क्या करता है कि आउटसाइड एनवायरमेंट से, हमारे वातावरण से कौन अटैच रहता है, सेल मेम्ब्रेन ही अटैच रहता है। क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स को कोई भी क्रॉस कर सकता है, सेल वॉल को कोई भी क्रॉस कर सकता है, बट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन रहता है कि ये आउटसाइड एनवायरमेंट से अटैच रहते हैं। जैसे देखो कि बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है ना कि ये जो मेन गेट होता है, 2 गेट होते हैं। एक गेट वहां पर रहता है जहाँ पर कोई भी बॉडीगार्ड वगैरह नहीं खड़ी रहते, कोई भी गार्ड अंकल नहीं खड़ी रहते। देन सेकंड गेट आता है जहाँ पर गार्ड अंकल खड़े रहते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट गेट एंड सेकंड गेट के अंदर बीच में जगह रहती है, वहां पर फूल सब लगे हुए रहते हैं, तो वहां पर आकर के तो कोई घूम सकता है। एंड तुम तो सेल्फ, वो जो मेन गेट रहेगा जहाँ पर बॉडी गार्ड गार्ड अंकल खड़े रहेंगे, उसको क्रॉस नहीं कर सकता, बट उससे पहले तो वो आ सकते हैं ना। इसलिए वही हुआ कि उससे पहले सेल वॉल समझ लो, सेल मेम्ब्रेन समझ लो, मतलब सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन कोई भी क्रॉस कर सकता है, बट सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स को भी क्रॉस कर सकता है। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उसको क्या करना होगा, पहले तो वो सेल मेम्ब्रेन उसी को एंट्री लेने देगा जो कि उसके लिए यूजफुल रहेगा। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों जो लेयर होते हैं ये समझ में आ गया होगा। 3 लेयर होते हैं, तीनों टाइटली रहते हैं, कॉम्प्लेक्स लेयर रहते हैं। सबसे पहले आता है ग्लाइकोकैलिक्स, देन आता है सेल वॉल, देन आता है सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर, देन आता है सेल वॉल, और उसके बाद सबसे अंदर में रहती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। फिर ग्लाइको शुगर कैलिक्स मतलब होता है कोट, मतलब शुगर का कोट चढ़ा हुआ रहता है, और उसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन रहता है कि होस्ट को इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करके रखता है। देन आता है सेल वॉल। सेल वॉल को याद करने का ट्रिक है ट्रिपल एस। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है,
एंड क्या करता है, एक शेप को मेंटेन करता है, मतलब एक फिक्स शेप देता है सेल। देन नेक्स्ट आ जाते हैं और हमारे सेल को ब्रस्टिंग होने से, कोलैप्सिंग करने से भी बचाते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है सेलेक्टिवली परमेबल रहती है, एंड ये इट अट्रैक्ट अटैच विद आउटसाइड एनवायरनमेंट, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल को कभी क्रॉस कर सकता है सेल मेम्ब्रेन को, इसलिए कहा जाता है कि आउटसाइड एनवायरनमेंट से अटैच है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, इसका भी क्या होता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। मॉडिफिकेशन क्यों होता है, सिचुएशन की वजह से होती है। जैसे कंडीशन सेल फेस करता रहता है, वैसे करके क्या होता है कि वो जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो चेंज होता रहता है। तो देखो ग्लाइकोकैलिक्स का मॉडिफिकेशन जो होता है वो दो तरीके से हो जाता है। एक होता है स्लिमिंग, या कहते हैं जिसको स्लाइम लेयर, एंड सेकेंड होता है कैप्सूल। तो अलग अलग कंडीशन पर ये दोनों आता है। देखो जैसे जैसे देखो कि कभी बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती है, तो उस टाइम में क्या करना रहता है कि गर्मी ज्यादा रहेगी तो ऑब्वियसली वाटर की वहां पर क्या हो जाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी। तो वहां पर क्या हो जाएगा कि जो ग्लाइकोकैलिक्स का जो लेयर होता है, जो अगर उसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करना, वो उस काम को छोड़ देगा और क्या बन जाएगा, स्लाइमी लेयर बन जाएगा। आई थिंक स्लाइम को देखे होंगे, बहुत ही ज्यादा चिपचिपा होता है, जेल के टाइप का होता है, कोई भी शेप ले जाता है, टूटता भी नहीं, वैसा होता है। तो स्लाइम के जैसा ही वो शेप ले लेता है। उससे होता क्या है, ताकि सेल को वो बचा कर रख सके, वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को रिटेन कर सके। तो अगर हम लोग नॉर्मली अगर एक अगर सेल का अगर ये तीनों लेयर बनाएंगे तो कैसा होगा, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आएगा, देन सेल वॉल आएगा, एंड सेल वॉल के बाहर में क्या आ जाएगा, तीन लेयर वाला, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स। बट वही देखो कि जब क्या होगा कि जब बहुत ही ज्यादा गर्मी आ जाएगी तो ये जो बाहर का जो टाइट लेयर, टफ लेयर है, ऑब्वियसली वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा, वो चेंज हो जाएगा, एंड देन वो कैसा बन जाएगा, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद सेल वॉल, और फिर उसके बाद जो जो स्लाइम लेयर, जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं ना, वो कुछ ऐसा बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अटैच करने, मतलब कि दूसरे स्टोन या किसी चीज से अटैच करने के लिए ऐसा बने। ऐसा स्लाइम लेयर बनने का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को रिटेन कर सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक के। तो यहाँ पर ये देखने से यहाँ पर क्या है, ये स्लाइम है। स्लाइम है, स्लाइम होता कैसे, तो स्लिपरी होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, सो रिटेन रिटेन मोर वाटर। ज्यादा वाटर को ये क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा टाइम तक क्या करते हैं, ये वाटर को रिटेन करके रखते हैं। ऑब्वियसली अगर रिटेन करके रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका क्या सेंस बन रहा है, ये सेल को बचा रहा है किससे, तो ये ड्राई होने से। तो प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब ही होता है ड्राई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्लाइम लेयर होता है, ये सेल को किस चीज से बचाता है, ड्राई होने से बचाता है। ऑब्वियसली अगर बहुत ही ज्यादा गर्मी रहेगी, बट बैक्टीरिया, जो कोई भी बैक्टीरिया प्रोकार्योट्स रहेगा जो उतने गर्मी में नहीं रहता होगा, ऑब्वियसली या तो वो वहां से मूव कर जाएगा। अगर मूव नहीं कर रहा होगा तो वो क्या है, जब तक मूव नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली मूव करने में तो वहां से टाइम लगेगा उसको, तो नहीं कर रहा होगा तो उसका जो ग्लाइकोकैलिक्स का जो लेयर रहता है वो स्लिम बन जाता है, ताकि उसका जो वाटर है वो उस वाटर को क्या कर सके, रिटेन करके रख सके। अदरवाइज दूसरे प्रोसेस से वो वहां से हट भी सकता है ना। तो इसलिए क्या करता है, ऐसे स्लाइमी लेयर बन जाता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन रहती है, तो उसका क्या फंक्शन होता है, उसका फंक्शन रहता है प्रोटेक्शन करना। तो ये क्या, यहाँ पर स्लिमी और स्लिपरी था, ये टफ टाइट, ये कैसा होता है, टाइट टफ। एंड ये फंक्शन क्या होगा इसका, तो ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा। इट हेल्प बैक्टीरिया, इट हेल्प टू प्रोटेक्ट, और इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन
कुछ नहीं होता है तो कैप्सूल होता है वो नॉर्मली जो रहती है, तो वो क्या करती है, बैक्टीरिया को बचाती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, किससे, तो होस्ट के इम्यून सिस्टम से। आई होप कि आप लोग ये मॉडिफिकेशन समझ में आ गया होगा। दो तरीके का होता है, एक सेल्फ इंटाइट लेयर बन जाती है, कब बनता है, जब सेल को प्रोटेक्ट करके रखना रहता है, जैसे जब वॉर आ जाता है तो सारे आर्मी अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में प्रोटेक्ट करके रखना रहता है। बट वही अगर स्कार्सिटी हो जाती है किसी चीज को, वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है बैक्टीरिया में, तो वहां पर क्या होता है कि वो जो लेयर होती है ग्लाइकोकैरिज की, स्लिमी लेयर बन जाती है, स्लीपी लेयर बन जाती है, ताकि उसके पास जो वाटर है एटलीस्ट उसको वो क्या कर सके, रिटेन करके रख सके तब तक जब तक उसका कंडीशन वर्स्ट कंडीशन है। तो ये होता है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट एक टॉपिक आ जाता है, वो क्या होता है, वो ग्राम स्पेलिंग होता है। वैसे एनसीईआरटी में तो इसमें 2-4 लाइन ही दिया गया है इसके बारे में, बट पढ़ना तो बनता है। तो देखो ग्राम स्पेलिंग से क्या पता चल रहा है, ये जो ग्राम है ना, तो वो नहीं होता है केजी, किलोग्राम, ग्राम, वो वाला ग्राम नहीं है, ये नाम से लिया गया है ग्राम। किसके नाम से लिया गया है, तो जिन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया, कौन थी, क्रिस्टियन, क्रिस्टियन ग्राम डेवलप दिस टेक्निक, डेवलप दिस टेक्निक। इस टेक्निक को, ये जो ग्राम स्पेलिंग है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, इस टेक्निक को क्रिस्टियन ग्राम ने डेवलप किया, इसलिए उसके नाम को उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ये जो टॉपिक है इसका नाम ही रख दिया गया ग्राम स्पेन। देखो स्पेन का मतलब क्या होता है, स्पेन का मतलब होता है कलर। तो मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कलर के बारे में बात होगी, अब ग्राम का मतलब तो हो गया नेम से डिराइव। तब एनवलप का जो मॉडिफिकेशन होता है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़े थे, स्लाइम लेयर होते हैं, कैप्सूल, वो जो मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन के बाद क्या आते हैं, दो तरीके के ग्राम आते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, दूसरा होते हैं ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव कौन होते हैं, तो जो सच्चा दोस्त होता है वो कौन होता है, ग्राम पॉजिटिव। एंड जो रंग बदलू दोस्त होता है ना, वो होता है ग्राम निगेटिव। मतलब ये हुआ कि जैसे देखो एक स्लाइड लिए हम लोग, ठीक है, अब देखो इस पर हम लोग एक बैक्टीरिया को रखे, कोई भी एक बैक्टीरिया लिए यहाँ पर रख दिए, और इसके बाद क्या किए कि इस बैक्टीरिया के ऊपर हम लोग एक कलर दे, कौन सा कलर, कोई भी कलर दे दो, जैसे कि हम लोग वायलेट कलर दे दिए, वायलेट। तो वायलेट कलर देने के बाद क्या होता है कि ये खासियत होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, जो कि जो कलर उसको मिलता है ना वो उस कलर का हो जाता है, उस कलर को क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि जैसे इसके ऊपर मैं वायलेट कलर दी, तो वो जो बैक्टीरिया हो जाएगा कौन से कलर का हो जाएगा, वायलेट कलर का हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, अब इसको ये वायलेट कलर का हो गया, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ऑब्वियसली ऑलरेडी वायलेट कलर का हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वाटर से या अल्कोहल भी दिया जाता है, वाटर या अल्कोहल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको धोएंगे। फिर इस बैक्टीरिया को पहले तो रंग दे दिए, उसको पूरा नहा दिए, अब हम लोग उसको धोने के लिए जा रहे हैं, वो जो रंग चढ़ा हुआ है उसको हट जाओ, ठीक है, तो वो नहीं हटेगा, क्योंकि ये सच्चा फ्रेंड, अब एक बार जो पक्का कलर चढ़ गया अब वो नहीं हट रहा है। अगर नहीं हटेगा तो यही हो जाता है ग्राम पॉजिटिव, मतलब कि एक बार कलर दे दिए और वो अपने कलर को रिटेन करके रखा, मतलब कि अगर वॉश करने के बाद भी इट रिटेन इट्स कलर। तो इससे ये क्या पता चल रहा है कि ये सच्चा दोस्त है, मतलब ग्राम पॉजिटिव है। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, अभी एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा दोस्त होता है ये, स्ट्रेप्टोकोकस। ये इतना अच्छा दोस्त है ना कि यही ह्यूमन बींग में न्यूमोनिया कॉज करता है, न्यूमोनिया जो कॉज होता है ना, न्यूमोनिया जो होता है वो इस स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है, बट ये ग्राम पॉजिटिव होता है। देन सेकंड होता है ग्राम निगेटिव, यहाँ पर कोई इसका सच्चा दोस्त वाला कोई सेंस नहीं है, बस वो समझाने के लिए जाता है। देन सेकंड होता है ग्राम निगेटिव। ग्राम निगेटिव कहने का मतलब कि वही जो अपने कलर को रिटेन नहीं करेगा, मतलब कि एक स्लाइड लिए, अगेन हम इस पर कोई बैक्टीरिया रखें और इसके ऊपर कोई भी कलर दे दे, अगेन यहाँ पर हम लोग वायलेट कलर ही देंगे, वायलेट कलर दे दिए, फिर क्या करेंगे, वायलेट कलर अब चढ़ गया इस पर, अब हम इसको वॉश करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर क्या देंगे, वाटर देंगे,
इसका वो कलर हट जाएगा। मतलब कि पहले कलर दिए, फिर अगर हम धोए तो सेल का जो कलर था वो कलर हट गया, फिर वो कलरलेस हो गया। फिर हम लोग क्या किए, फिर इस पर एक एक्सपेरिमेंट किए अगेन। तो कौन सा, ऑरेंज कलर देती है। अब क्या होगा कि ऑरेंज कलर को अगेन ये कैप्चर कर लेगा, मतलब कि उस कलर को रिटेन कर लेगा। अगेन मैं अगर इसको धोना चाहूंगी तो अगेन वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप इस पर कोई कलर दे रहे हो, वो पहले उसको रिटेन करेगा, वॉश करोगे मतलब वो धुल जाएगा, फिर दूसरा कलर दोगे, फिर वो उसको रिटेन कर लेगा, फिर दोगे, फिर वो धुल जाएगा। तो रिटेन हो रहा है, फिर वो हट रही है, तो ये क्या होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। और जो एक ही कलर को मेंटेन करे, मतलब जैसे देखो कि उसको मैं वाटर या अल्कोहल से धोई, फिर क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ। अगर मैं इस पर दूसरा आगे ना ऑरेंज कलर दे दूंगी तो क्या वो उसको रिटेन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास कलर है। मतलब कि एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा है वो, तो उसका एक फ्रेंड बन गया। तो अब अगर दूसरा कोई आया तो बोला नहीं मेरे पास ऑलरेडी एक फ्रेंड है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो दूसरे को नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो वो क्या होता है, वो ग्राम पॉजिटिव होता है। एंड जो एक फ्रेंड आया, हाँ, फिर उसका स्कूल चेंज हो गया, फिर दूसरा फ्रेंड बोला, हाँ, वो उसको भी मान लिया। तो ये क्या हो रहा है कि वो अपना कलर चेंज कर रहा है, तो वो ग्राम नेगेटिव हो गया। जो अपना कलर मेंटेन करता है वो होता है ग्राम पॉजिटिव। बट नहीं, इसके एग्जांपल पर मत जाना। एग्जांपल कौन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसके कंसेप्ट में जो एग्जांपल मैं दी समझाने के लिए, ये सच्चा फ्रेंड और कौन सा वो रंग बदलू फ्रेंड, वो बस एक एग्जांपल था। क्योंकि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ये फ्रेंड नहीं होता है, हम लोग का फूड होता है, हम लोग का दुश्मन होता है। क्योंकि ये क्या कॉज करता है, ये निमोनिया कॉज करता है। एंड ये जो ग्राम निगेटिव होता है, इसके एग्जांपल क्या आ जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे ई, वहां पर ई कोली प्रेजेंट हो जाता है, ई कोली। हम लोग इससे पहले समझे थे सेल के बारे में कि साइज के बारे में, वो कैसे डिवाइड करता है, वहां पर भी ई कोली है। ई कोली हर जगह आ जाते हैं क्योंकि बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है। आई होप कि आप लोगों को ग्राम स्टीनिंग समझ में आ गया हो। ग्राम स्टीनिंग डेवलप कौन किए, क्रिस्टियन ग्राम, जो इस टेक्निक को डेवलप किए। और इसी की वजह से उसको रिस्पेक्ट देने के लिए इस टॉपिक का नाम ही पड़ गया ग्राम स्टीनिंग। स्टीनिंग स्टीन मतलब होता है कलर। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कलर से रिलेटेड कुछ होगा। कौन होता है, दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, होते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव कहने का मतलब कि जिस किसी बैक्टीरिया पे अगर आप एक कलर देते हो तो उसको रिटेन करेगा, अगर वॉश करोगे तो वो वॉश नहीं होगा, मतलब उसका वो कलर हटेगा नहीं, कलरलेस नहीं होगा, उस कलर को लाइफ लॉन्ग रिटेन करके रखे रहेगा। तो ग्राम पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल में कौन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, हम लोग जब बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे, उसके शेप के बारे में पढ़े थे, तो मैं बताई थी कि स्ट्रेप्टोकोकस कोकस का मतलब क्या होता है, रॉन्ड। तो क्या होते हैं रॉन्ड, चार लेयर होते हैं यहाँ पर, मतलब चार सेल प्रेजेंट होता है। मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ऐसे करके होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस से रॉन्ड होते हैं और ये क्या कॉज करता है, ये निमोनिया कॉज करता है। देन होता है ग्राम नेगेटिव, एक कलर दो, वो रिटेन कर लेगा, फिर वॉश करोगे अल्कोहल से या वाटर से, वॉश हो जाएगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा। फिर कोई सेकंड कलर दोगे, वो उसको अगेन रिटेन कर लेगा, वॉश करोगे तो अगेन वो वॉश हो जाएगा। तो वो जो कलर रिटेन कर रहा है वो वॉश करने पर वॉश हो जा रहा है। ये क्या होता है, यही होता है ग्राम नेगेटिव। इसके एग्जाम्पल इकोली दिया गया है और इसके एग्जाम्पल कौन दिया गया है, स्ट्रेप्टोकोकस दिया गया है। आई होप कि आप लोगों को ग्राम स्टेनिंग समझ में आ गया होगा। बस अब हम लोग आज की इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक समझने वाले हैं। वो क्या है, वो है राइबोसोम। तो देखो राइबोसोम के बारे में समझने वाले। राइबोसोम भी बहुत ही फेमस है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है। क्योंकि राइबोसोम क्या होता है, यूनिवर्सल सिंगिंग सेल। यूनिवर्सल सिंगिंग सेल के बारे में पढ़े थे, तीन ही चीज यूनिवर्सल होती है। पहला सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड उसका साइटोप्लाज्म एंड थर्ड राइबोसोम होता है। बट वो डिफरेंट होता है, किसी में 70s पाया जाता है, किसी में 80s पाया जाता है। बट राइबोसोम ओवरऑल सब में, हर एक सेल में प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहला यही हो गया कि राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। बट ये क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम बना किससे रहता है। इसके बारे में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग होती है, वो ये होता है, पहले जान लेते हैं, लिख लेते हैं इसके बारे में। इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ RNA, RNA एंड प्रोटीन। मतलब राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ रहता है एंड प्रोटीन से भी बना हुआ रहता है। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, डोगमा ऑफ बायोलॉजी।
ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ रहता है एंड ये डिस्कवर हुआ था किसके द्वारा? इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किए थे सर जियोर्ज पेलेट। सर जियोर्ज पेलेट कब किए थे? इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर जियोर्ज पेलेट इन 1953। वैसे ये अच्छे आदमी थे, क्यों? क्योंकि राइबोसोम टॉपिक ही बहुत। तो देखो कौन किए थे? सर जियोर्ज पेलेट ने किया था। कब? 1953। 1953 से कुछ याद आ रहा है? हाँ, 1950 में क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट हुआ था। तो ये जो राइबोसोम है वो किसके बाद आया? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एडवांसमेंट के बाद ये सारी डिटेल जो थी वो डिस्कवर्ड हुआ था। 3 डिटेल थे जो कि मतलब ऐसे तो बहुत सारी डिटेल धीरे धीरे आते गए, बट मेनली 1950 से 1960 में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने का जस्ट 10 साल के अंदर तीन स्ट्रक्चर जो कि हमारे सेल के अंदर देखने को मिला था। एक पहला तो सेल मेम्ब्रेन देखने को मिला था, उसको कौन किए थे? उसको किए थे स्वान ने किया। फिर सेकंड आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर आया था एंड थर्ड ये होता है राइबोसोम, जिसको कौन? सर जियोर्ज पेलेट ने किया था 1953, मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के 3 साल बाद आया था ये। फिर उसके बाद क्या आता है कि ये पहले तो ये यूनिवर्सल होता है, इसके बारे में मैं बता देती हूँ अभी जस्ट। फिर क्या होता है कि इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। दो सब यूनिट से सब यूनिट दो सब यूनिट से बने हुए रहते हैं एंड दो तरीके के होते हैं। अगर पहला होता है 70s एंड 80s। देखो ये तो इसके 2 यूनिट से बने हुए रहते हैं, वो होता है 70s एंड 80s। 70s के भी 2 सब यूनिट होते हैं, 80s के भी 2 सब यूनिट होते हैं। तो 70s के कौन कौन होते हैं? तो 70s जो राइबोसोम होता है इसके आते एक होता है 50s एंड इसके सेकेंड होते हैं 30s। फिर अगर 80s को देखा जाए तो इसके सब यूनिट होते हैं, एक होता है 60s एंड सेकेंड होता है 40s। एस मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ाऊंगी कि किसमें 70s पाया जाता है, किसमें 80s पाया जाता है। और देखो ये जो राइबोसोम होता है ये सबसे छोटा ऑर्गेनिल होता है। किसके अंदर? तो एक सेल के अंदर सबसे छोटा। ऑब्वियसली अगर कोई पूछा जाए कि सबसे छोटा सेल कौन सा होता है तो माइक्रोप्लाज्म होता है, क्योंकि उसका लेंथ होता है 0.3 माइक्रोमीटर, साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। और वायरस उससे भी छोटा होता है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है, बट वो स्मॉलेस्ट लिविंग नहीं है क्योंकि वो लिविंग है ही नहीं, वो एसेलुलर है, उसके पास खुद का सेल नहीं होता है। ठीक वैसे अगर सेल का बात किया जाए तो वहाँ पर माइक्रोप्लाज्म आता है। अगर सेल के अंदर ऑर्गेनिल, सेल के अंदर स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो सेल के अंदर स्ट्रक्चर में कौन आते हैं? राइबोसोम आते हैं। राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? बेस पर प्रेजेंट रहता है। बेस पर कहने का मतलब सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पर रहता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में रहता है। क्लोरोप्लास्ट के अलावा और किसमें रहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बट अगर नॉर्मली बनाई सेल तो वहां पर कहाँ पर? मेम्ब्रेन के पास हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके का होते हैं, 70s 80s। इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिल एंड अगर देखा जाए कितने माइक्रो नैनो या कुछ तो मीटर होगा ना इसका, या मीटर ही हो सकता है, तो 50 into 20 nm, यहाँ पर nm होगा। nm मतलब क्या होता है? नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? नैनो 9 आ रहा है, नैनो मतलब 9 आ रहा है वर्ड में, मतलब कि 10 to the power -9 मीटर। सपोज करो ये, आई थिंक ये बोर्ड 1 मीटर का होगा, तो 1 मीटर, इस 1 मीटर को डिवाइड कर दो 1/1 पर 9 जीरो डाल करके, वो जो इतना छोटा सा मिलेगा ना वो क्या हो जाएगा? उतना छोटा होता है राइबोसोम। 10 to the power -9, 1 मीटर का तुम कितना हो जाएगा अगर डिवाइड करना चाहें? तो बहुत हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ अरब। 1 अरब। 1 मीटर को 1 अरब बार डिवाइड करो तो वो क्या मिलेगा?
1 नैनोमीटर मिलेगा। एक सेल को हम लोग नहीं देख पा रहे हो तो उसके अंदर सपोज करो कि जो उस राइबोसोम को डिस्कवर किए थे सर जियोर्ज पैलेट ने, वो कितना मेहनत करना पड़ा हो, क्योंकि हम लोग सेल को नहीं देख पा रहे हैं और वो सेल के अंदर सबसे छोटा ऑर्गेनेल राइबोसोम को ढूंढ के निकाल। तो ये था 10⁻⁻⁹ माइक्रोमीटर का होता है। फिर इसके बाद क्या आता है कि साइज हो गया। अब क्या होता है कि इसमें ये जो पाया किसमें जाता है, तो इट फाउंड, इसके बारे में वैसे तो मैं बता दी हूँ, इट फाउंड इन ऑल सेल मीन्स यूनिवर्सल बट सबके अलग अलग होते हैं, कुछ 70s से रहता है, कुछ 80s से, जैसे कि मैं यहाँ पर बताई थी। यूनिवर्सल होता है ये। फिर देन इसके बाद क्या आता है कि ये कैसे बनता है, काम क्या होता है, इट सिंथेसिस प्रोटीन। अब देखो यहाँ पर वो बात आ गई जिसे आप लोग आई थिंक बचपन से सुनते आ रहे हो, कोई भी आता है एक क्वेश्चन तो पूछ याद देते हैं। वो क्या होता है कि पूछा जाता है पहले मुर्गी आई है पहले अंडा आया। तो वही होता है यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई ध्यान से देखे होंगे तो ये जो राइबोसोम होता है ये किससे बना हुआ रहता है, राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ रहता है एंड ये प्रोटीन से बना हुआ रहता है। राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन से, वो बना भी रहता है प्रोटीन से एंड सिंथेसिस भी करता है प्रोटीन। यही पर आ जाता है पहले मुर्गी आई पहले अंडा, मतलब पहले प्रोटीन आया या पहले आरएनए आया। आरएनए का फुल फॉर्म सॉरी राइबोसोम, तो पहले राइबोसोम आया या पहले प्रोटीन आया, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो वैसे ये तो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में कहने का मतलब कि ये कौन आया पहले ये नहीं है, ठीक है। तो ये बना भी रहता है प्रोटीन से और सिंथेसिस भी करता है प्रोटीन। मतलब कि अगर एक स्टेटमेंट बेस लेवल कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि राइबोसोम is made up of protein and it synthesize protein, ट्रू या फॉल्स। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि राइबोसोम जो होता है वो क्या प्रोटीन से बना हुआ रहता है और प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, तो दोनों सही है, क्योंकि प्रोटीन से बना हुआ भी है राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन से, एंड ये सिंथेसिस भी क्या कर रहा है, सिंथेसिस भी कर रहा है प्रोटीन। अब फिर क्वेश्चन आता है कि ये आरएनए राइबोसोमल आरएनए का मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं किस चीज को, तो अब हम लोग समझेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। मतलब ये हुआ कि हम लोग ये समझने वाले हैं कि पॉलीराइबोसोम वो आता कहाँ से है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है डीएनए, कुछ ऐसा होता है डीएनए, और सेकंड ऐसे ऐसा होता है, क्या होता है, ऐसा हम लोगों का डीएनए होता है, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है, बट उसके बारे में नहीं जानना है क्योंकि इसके बारे में भी हम लोग कभी ना कभी डिटेल में तो पढ़ेंगे। तो ये होता है डीएनए। यहाँ पर देख रहे हैं दो धागा, पहले मैं ऐसे करके बनाई वो एक धागा था और दोबारा बनाई वो दूसरा धागा था, धागा बोलो, ये क्या होता है, ये डीएनए हुआ। अब इस डीएनए का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक धागा को पकड़ के खींच लेंगे, तो दो धागा एक धागा को पकड़ के खींच ली और यहाँ पर उसको बना दिया सिंगल धागा। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एमआरएनए। पॉलीराइबोसोम तो बाद में बनेगा, पहले क्या बनेगा कि इसको क्या कहते हैं, एमआरएनए। एमआरएनए कहने का मतलब मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। फिर क्या होगा कि इस पर आकर के बैठ जाएगा कौन, राइबोसोम, इस पर आकर कौन बैठ जाएगा, राइबोसोम। तो देखो राइबोसोम के बारे में मैं बहुत देर से बता रही हूँ और पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि राइबोसोम हमेशा दो सब यूनिट से बनाया हुआ रहता है, एक ज्यादा वाला कम वाला। 70 अगर 70 राइबोसोम लिया जाए तो उसमें एक 50s होती है लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट 30s होता है। अगर 80s का राइबोसोम लिया जाए तो उसमें 60s होता है एंड 40s होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो होते हैं, एक होते हैं लार्ज, एक छोटा वाला, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा छोटा करने का मतलब ये हुआ कि ये लार्ज सब यूनिट हुआ, स्मॉल सब यूनिट। अगर 70s राइबोसोम ले, ये कितना होता है, इसमें होता है 50s एंड होता है सब यूनिट 30s।
लार्ज सब यूनिट 50s, स्मॉल सब यूनिट 30s। वही अगर हम लोग एटीएस राइबोसोम ले ली, एटीएस राइबोसोम, तो एटीएस राइबोसोम में लार्ज सब यूनिट 60s, स्मॉल सब यूनिट 40s। तो ये क्या होता है कि ऑलमोस्ट ये सारे राइबोसोम होते हैं, इसमें दो सब यूनिट आते हैं। यहाँ पर मैं कोई ऐसे स्पेसिफिक बताई नहीं हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का, या 70 या 80s, बट मैं बोल रही हूँ कि सब में सब कोई भी राइबोसोम आएगा उसके दो सब यूनिट होंगे ही, चाहे वो 70s हो या चाहे वो 80s। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर उसके सब यूनिट के हिसाब से वो बढ़ जाएगा, मतलब वो यहाँ पर आ जाएंगे, बैठ जाएंगे इस पर। अब इसके बाद क्या होगा कि इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। इसका ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद फिर इसको सीधा कर दिया जाएगा, मतलब राइबोसोम आने के बाद वो सीधा कर देगा इस मैसेंजर आरएनए को, और फिर वो कुछ इस तरीके से बहुत बड़ा बन गया, फिर वो कुछ इस तरीके से एक बना, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पॉलीराइबोसोम। मतलब पहले सिर्फ ऐसा रहेगा तो एमआरएनए था, अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, क्या बन गया, पॉलीराइबोसोम, राइबोसोम। या हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, पॉलीसोम। देखो पॉली वर्ड का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे राइबोसोम करके बन जाएंगे, पॉलीराइबोसोम, राइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम कहाँ से आता है। डीएनए का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसका सिर्फ एक धागा छीन लेते हैं, उसको बना देते हैं, उस पर राइबोसोम को बैठा देते हैं, राइबोसोम लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट में बनकर उस पर बैठ जाता है। फिर क्या कर देता है, उसको सीधा कर देता है, और फिर उस पर क्या बनता है, ये प्रोटीन बन के राइबोसोम आ जाता है, जिसको हम लोग पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं या पॉलीसोम भी कहते हैं। पॉली वर्ड का मतलब ये होता है मेनी, ठीक है, तो मेनी राइबोसोम कह सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे राइबोसोम है, इसको पॉलीसोम भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हम लोग समझने वाले हैं, फिर हमारे वीडियो खत्म होने वाला है। अब देखो 70s किस में पाया जाता है, 80s किस में पाया जाता है। तो इतना तो हम लोग जान चुके थे कि जो 70s राइबोसोम होता है वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक सेल में रहते हैं। जो 80s होता है वो होता है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में 70s भी होता है, 80s भी होता है, उन सबके बारे में हम लोग डिटेल में भी समझने वाले। एस का मतलब क्या होता है वो भी समझने वाले। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ 70s राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा 70s राइबोसोम, देखो राइबोसोम 3 जगह पाया जाता है अगर सेल के अंदर बात किया जाए, ऐसे 4 जगह कह सकते हैं। सबसे पहले कहाँ पाया जाता है कि सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जिससे वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, इसके वजह से क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आधा जो होता है वो खुद अपना प्रोटीन बना सकता है, और आधा के लिए उसको न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करना रहता है। दो गया। थर्ड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, बट क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। एंड फोर्थ प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें कि ना तो राइबोसोम, जिसमें ना तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है। तो 70s में राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, 70s में राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में पाया जाता है। तो अगर सेल बनाया जाए प्रोकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में क्या पाया जाता है कि राइबोसोम पाया जाता है। तीन ही नहीं होते, हम दो भी बना सकते हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो 70s होते हैं इसके दो सब यूनिट होता है, एक होता है 50s, सेकेंड होता है 30s। इसके बारे में पढ़ चुके थे। 5, 3, 8 क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर 8 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये वेट को नहीं बताता, ये डेंसिटी को बताता है, ठीक है। और ट्रिक क्या है कि 7 भी एक ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर। ये तो हो गया, बहुत इजी होता है। होता है यूकार्योटिक, यूकार्योट, यूकार्योट्स में क्या होता है, 70 ऐसे राइबोसोम भी पाया जाता है एंड 80s राइबोसोम भी पाया जाता है। अब 70s 80s अलग अलग जगह पाया जाता है। 70s कहाँ पाया जाता है, पहले इसका सबयूनिट ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं। ये 3 जगह पाया जाता है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी 2 जगह, कॉन्ड्रिया, एंड सेकंड होता है हम लोगों का क्लोरोप्लास्ट। तो इस 2 जगह 70s राइबोसोम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये जो 80s होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये सबसे पहले इसका सबयूनिट देखते हैं, 60s, 40s। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और सॉरी इंडोप्लाज्मिक
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके का होता है, तो किस पर पाया जाता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता है? स्मूथ होता है, वहां पर राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। तो पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से राइबोसोम होते हैं? 70s राइबोसोम होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? तो सिर्फ और सिर्फ 80s नहीं होता है, 70s 80s दोनों होता है। और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। बट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता नहीं है, तो एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ दो जगह, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, और वैसे साइटोप्लाज्म में भी रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 70s और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर 80s रहता है। फिर होता है एस का मतलब हो जाए, ये जो एस लिखते हैं, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब देखो ये दोनों डिफरेंट क्यों हो जाते हैं? अगर 70s 80s को 30s को ऐड करें तो ये 80s होना चाहिए, 70s क्यों हो जाता है? अब जैसे देखो कि ये वाटर है, ठीक है, और वाटर में हम लोग बहुत ही हल्का बॉल देते हैं, या वाटर के अंदर ट्यूब होती है ना, अगर स्विमिंग पूल देखा जाए तो उसके अंदर ट्यूब होता है ना, जिसको तैरना नहीं आता वो स्विमिंग पूल पहन कर जाता है, तो स्विमिंग पूल बहुत ही ज्यादा हल्का होता है। तो जैसे देखो इसमें स्विमिंग पूल वाटर का लेवल यहाँ पर है, और कोई ऐसा बच्चा, जैसे देखो मैं चली गई, मैं अगर जाऊंगी मैं डूब जाऊंगी, क्योंकि मेरे को तैरना नहीं आता, अगर मैं जाऊंगी इसमें तो मैं एकदम बेस पर जाकर बैठ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को तैरना ही नहीं आता है। और जो अगर ट्यूब रहेगा तो ट्यूब यहाँ पर बैठ रहेगा, ऑब्वियसली ट्यूब कैसा रहेगा? वो सरफेस पर ही तो रहता है ना। बट अगर हम जाएंगे तो हम पूरे जमीन पर, मतलब कि पूरा जो बेस रहता है वहां पर टच कर जाएंगे, और वो ये एकदम फ्लोर पर रहता है। बट दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, दोनों को एक साथ जोड़ देने का मतलब कि अगर मैं अब ट्यूब पहन कर जाऊंगी, ये तो ऐसा हुआ कि मैं चली गई और मैं डूब गई, और ये जो ट्यूब था वो ट्यूब तैर रहा है अपना। अब दूसरी में मैं क्या करूंगी? मैं ट्यूब पहन कर जाऊंगी, ऑब्वियसली मेरे को अपनी जान प्यारी है तो पहन कर जाऊंगी ट्यूब। अब देखो पहले बड़ा सा ट्यूब, और कैसे बनाऊं मैं यहाँ पर मेरा फेस, हाथ, पैर। अब इस बार मैं ट्यूब पहन कर गई, इस बार क्या होगा? ये जो ट्यूब जो कि पूरा बेस पर था, अब ट्यूब भी थोड़ा सा डूबेगा, मैं भी थोड़ी सी ऊपर। ऑब्वियसली अगर आप किसी भी चीज पर नॉर्मली अगर आप बैलून को ले सकते हो, बैलून को, वैसे बैलून तो फूट जाएगा ना, अगर आप ट्यूब का डायरेक्टली फेंक दोगे तो ऑब्वियसली एकदम सरफेस पर तैरता रहेगा। बट अगर कोई आदमी पहन कर जाएगा वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे, मतलब कहने का मतलब कि अगर ट्यूब ऐसे करके इतना मोटा सा है तो इतना तो पानी में चला ही जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो तो एकदम हल्का था, उसको ऊपर तैरना चाहिए, बट वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। और जो आदमी डूब रहा था अगर वो नहीं पहनता ट्यूब तो डूब जाता, वो ऊपर आ जाता। तो क्या होता है कि ना तो एक की बात रहती है, ना तो पूरा का पूरा ट्यूब की बात रहती है, ना तो पूरा का पूरा आदमी का बात रहती है, वो बीच में आकर लेकर जाता है। वही होता है इस 70s एंड 80s के साथ। सपोज करो ये जो 30s होता है, हाँ 30s यहाँ पर तैर रहा है पूरा, और 50s यहाँ पर पीछे नीचे जाकर के बैठ गए। अब दोनों को एक साथ जोड़ना है तो क्या करेगा? ये जो 30s है, 30s भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, एंड 50s भी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, इतना नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पर 30s आ गया, यहाँ पर 50s आ गया, तो ना तो 30s का बात रहा, 30s भी थोड़ा नीचे चला गया, और ना ही 50s का बात रहा, वो भी थोड़ा ऊपर आ गया, इसलिए 70s लिखा है। 80s के साथ भी यही होता है। 80s में क्या होता है? 60s एंड 40s होता है। 60s डूब जाओ, ये एग्जाम्पल के थ्रू में बताइए, क्योंकि डेंसिटी को ये बताता है। ये जो एस का मतलब होता है ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और इट्स नॉट द मेजर ऑफ वेट, इट्स द मेजर ऑफ डेंसिटी, ये डेंसिटी को बताता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर 60s 40s को दिया जाए तो 60s पूरा डूब जाएगा, 40s पूरा ऊपर तैर रहा है, दोनों एक साथ जोड़ देंगे तो ये इतना ऊपर है, ये इतना ऊपर है, थोड़ा सा दोनों ऊपर नीचे आ जाए। तो ना तो 40s तो यहाँ पर प्रेजेंट था बट वो थोड़ा सा नीचे हो गया, 60s यहाँ पर प्रेजेंट था बट ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि ना तो 60s का बात रहा है ना 40s का बात आ रहा है, दोनों बीच में आ रहे हैं, तो वो 80s हो रहा है। तो ऐसे करके ये डेंसिटी बताया जाता है। आई होप कि आप लोग डेंसिटी नहीं ऐसे करके यहाँ पर मतलब हुआ 60 एंड 40 जोड़ करके 80s। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।